5 साल में आप और हम मिलकर एक नई सरकार बनाते हैं, क्योंकि हम एक बार वोट करने जाते हैं। इसीलिए तो एमपी न्यूज़ की टीम भी चुनावी सफर पर निकल जाती है, वो जानने जनता की नब्ज और टटोलने जनता का मन। इस सफर में सवालात भी होंगे और होंगे बेबाक जवाब, क्योंकि हम निकले हैं चुनावी रथ के साथ चुनावी पथ पर। चलिए हमारे साथ। कोई अगर और कोई मगर नहीं, क्योंकि यह है चुनावी सफर और जानेंगे क्या है जनता के मन का वो पहला डगर। चुनावी पथ पर, चुनावी रथ पर अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में। उज्जैन को राजा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है और उज्जैन की सियासत में धर्म का तड़का भी लग जाता है। यहाँ का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा है बाबूलाल मालवीय, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है अनिल फिरोजिया। कैसे हैं चुनावी समीकरण और क्या कहती है जनता की नब्ज? आइए चलिए हमारे साथ इस चुनावी सफर पर और जानेंगे क्या है जनता के मन की बात। उज्जैन में हमारा चुनावी सफर भी शुरू हो गया है और हम कुछ यहाँ पर पर्यटकों के साथ हैं जो कि मोदी जी के स्टेट से आए हैं। क्या आप लोग सभी गुजरात से हैं? Yes. तो सबसे बारी बारी से जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव उनके लिए कैसा है और उज्जैन तक का उनका सफर कैसा रहा। सबसे पहले बताइए कैसा सफर रहा और इलेक्शन को लेकर कुछ माहौल महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ तो देख रहे हैं आज की बहुत सारे लोग, वो जो इलेक्शन की बारी आती है तो सभी लोग क्या है कि पैसे देते हैं। और यहाँ मैंने अभी सुना था कि राहुल गांधी जी ने कोई 18 लाख का दान किया। आज ही क्यों? इतने साल तक कहाँ थे वो? चुनाव आया इसलिए। बस ऐसा ही सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी के स्टेट से हैं तो फर्क पड़ रहा है। क्या लगता है आप लोग क्या महसूस करते हैं? देश में मोदी सरकार बनने के बाद कितना फर्क आया, हमारा हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ा? गुजरात में तो मोदी आया, बाद में बहुत कुछ अच्छा हो गया है और हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार को ही ले आओ। इधर हमने देखा कि इतना नहीं है, जो गुजरात में जो है ऐसा इधर नहीं है। तो ये लोग मोदी को वोट करेंगे तो इधर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये घूमने फिरने का स्थल है, मंदिर वगैरह। तो इधर मोदी आएगा तो स्वच्छ सब रहेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर ज़्यादा लगेगा। गुजरात के एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? गुजरात में जब आप रहते हैं, मध्य प्रदेश आए, तो क्या चीज़, क्या बदलाव आपने देखा है? यहाँ पर जो रोड रास्ता है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। वो हमारे यहाँ गंदगी बहुत है इधर। वैसे गुजरात में नहीं है क्योंकि वहाँ मोदी है, इसलिए। क्योंकि यहाँ मोदी नहीं है, बहुत गंदगी है। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है गुजरात में जब आप रहते हैं और अब वोटिंग का मौका आया है, तो मन में, जहन में क्या सवाल है और क्या लगता है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करते हैं? नहीं, हमने तो एक्चुअली वोटिंग किया ही नहीं है। क्यों? हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब एक ही में है। इसीलिए 2-4 आदमी को नहीं करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि वोट तो करना ज़रूरी है, ये तो आपका सब। लेकिन चेक करेंगे वोट यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से करेंगे, लेकिन हम लोग एक्चुअली इधर से मांग लिया है दादा के पास से कि हम उसको ही जिताएंगे। अंकल आए थे इसलिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री? मोदी जी आए इसीलिए आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? नमो नमो मोदी। भारत आगे बढ़ाओ, क्योंकि 5 साल में उसने इतना कुछ कर दिया है, तो अगले 5 साल अगर वो आएगा तो पूरे इंडिया का तो नक्शा ही बदल देंगे वो। एक्चुअली डेवलपमेंट बहुत हो गया है सब जगह पे, लेकिन थोड़ा ये हमारा जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है उसको ये सोच के चलना चाहिए कि जो धार्मिक स्थल है सब, जैसे समझ उज्जैन है, हरिद्वार है, वो सब जगह पे सब जो यात्री आते हैं उसको बैठने का, ठहरने का, घूमने फिरने का सब जो जगह है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मतलब जो हम लोग अभी गुजरात से इधर तक आए, समझ लो 600 किलोमीटर हो गया। 600 किलोमीटर में हमको हाईवे कितना मिला?
तकरीबन 450 किलोमीटर 150 किलोमीटर का जो रोड है वो यात्री को पूरा थका देता है। उसके बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। चलिए आप सब लोग क्या इन द लास्ट क्या मांग करेंगे मोदी जी से? सुनो, ये भाजपा वाले है ना, वो दिखावा नहीं करते, और ये कांग्रेस वाला है ना, वो दिखावा करते हैं। इसलिए हम कभी कांग्रेस को मत नहीं देता है, हम भाजपा को ही मत देते हैं। सुना? क्या कहना चाहेंगे इन द लास्ट? आप मोदी जी के स्टेट से हैं तो क्या कहेंगे इन द लास्ट, क्या मैसेज? ओनली फॉर मोदी। युवा के लिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी का और ये उज्जैन की सियासत का रंग है जो कि फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये जो तमाम लोग हैं ये राजा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन चुनावी समर में आए हैं और ऐसे में चुनाव की बात ना हो तो जरा अधूरा सा लगता है। आगे सफर को जारी रखेंगे और दिखाएंगे आपको और आगे चुनावी रंग। लगातार बने रहिए एमपी न्यूज के इस चुनावी सफर में। चुनावी सफर अनवरत जारी है और उज्जैन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक पीछे राजा महाकाल का मंदिर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो महाकाल मंदिर मार्ग है ये कांग्रेसी झंडों से पटा पड़ा है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस की महिला नेत्री हैं नूरी खान जी, प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत तेज तर्रार अंदाज है उनका। नूरी जी, क्या मानती हैं, किस तरह से माना जाए कि अब चुनाव का माहौल परवान चढ़ने लगा है? देखिए, चुनाव का माहौल परवान चढ़ने लगा है और जो 56 इंच की चौड़ी छाती झूठी और जुमलेबाज साबित हुई है। जनता ने ठान लिया है कि हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे और ये जो वक्त है इस समय कांग्रेस की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी को करारा जवाब मिलेगा, चाहे वो बेरोजगार का वक्त है बदलाव का। तो किन मुद्दों के आधार पर उज्जैन में कहा जा रहा है कि बाबूलाल मालवीय हैं और तो बीजेपी से अनिल फिरोजिया हैं, ये कैसा मुकाबला है, क्या आकलन आप लोग? देखिए, सीधी सी बात है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ी है। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम न्याय करेंगे, यानी कि गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देंगे। ऐसे में 25 करोड़ सदस्यों को इस देश के अगर 6,000 रुपए महीना, वो भी महिला परिवार के महिला सदस्य के खाते में अगर मिलता है तो ये बदलाव की बात है। अगर हम किसानों की सब्सिडी और किसानों को कर्जा माफ सिर्फ करने की बात नहीं करते हैं बल्कि कर्जा माफ करके दिखाते हैं, तो ये भी बदलाव की बात है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कर्ज माफी पूरी तरह से नहीं हुई, खातों में पैसा नहीं आया, आचार संहिता लगने का मैसेज जरूर आ गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बीजेपी को आरोप लगाने का हक इसलिए नहीं क्योंकि सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि 15 लाख कहाँ है, काला धन कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। तो ऐसी पार्टी जिसका एजेंडा सबके सब झूठ हो, वो किस हैसियत से आरोप लगा सकती है? जबकि अगर मैं बात करती हूँ मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, तो तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है और सरकार बनते ही हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी करती है। एक बात बताइए, उज्जैन में शिप्रा नदी भी है, आपने इसी शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए धरना भी दिया, आंदोलन भी दिया, अब आपकी सरकार है, क्या शिप्रा नदी की जो है देखभाल बढ़ने वाली है, उसकी लेकर योजना बनाई? देखिए, सबसे पहले तो 100 करोड़ का जो खान डाइवर्शन की योजना थी, इन्होंने पैसा खाया है। करोड़ों रुपए शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पे भाजपा ने खाया है। सबसे पहले तो आदरणीय कमलनाथ जी जांच कमेटी बिठाएंगे और जितने भी लोगों ने शिप्रा और बाबा महाकाल के नाम से पैसा खाया है उन्हें जेल की सलाखों में भेजेंगे। उसके बाद शिप्रा का जो शुद्धिकरण और जो नई योजना है, जैसे कि इन्होंने नर्मदा लिंक योजना सिर्फ किताबी योजना थी इनकी, तो वास्तव में जो वास्तविक योजना होगी माँ शिप्रा के कलकल जलधारा के लिए, वो काम हमारी सरकार करेगी। आखिरी में क्यों जनता आपको वोट दे, क्यों यहाँ पर उज्जैन में कांग्रेस का सांसद? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की कर्ज माफी के लिए और आने वाले बदलाव के लिए जनता कांग्रेस को चुनेगी और वोट करेगी। यहाँ पर तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे हैं, नेताओं के चेहरे पर चुनावी जोश भी है, आप देख सकते हैं ऊर्जा भी है। और पर्चा दाखिल करने जाने से पहले जो तेज और जो तलखी यहाँ पर बातों में दिखाई दे रही है, ये चुनावी वादे और इरादों में कितनी रहेगी, ये आने वाला कल बताएगा। चुनावी सफर इसी तरह से बदस्तूर एमपी न्यूज पर जारी रहेगा और आपको बताएंगे उज्जैन, जिसे कि राजा महाकाल की नगरी कहा जाता है, वहां पर सियासी रंगों में कौन सा इंद्रधनुष बनने के लिए तैयार है। उज्जैन का चुनावी सफर बदस्तूर जारी है और हम राजा महाकाल की नगरी से अब सीधे आप पहुंचे हैं मोती बंगला रोड पर। जी हाँ, यहीं पर पर्चा दाखिल कर रहे हैं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री बाबूलाल मालवीय। हमारे साथ कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, ये वो राजनेता हैं जो कि जनता से सरोकार रखने वाली राजनीति करते हैं।
क्या लोकसभा चुनाव में मुद्दे हैं, सीधी बात करते हैं। अर्चना जायसवाल जी हमारे साथ, क्या किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि उज्जैन में इस बार कांग्रेस का सांसद आने? देखिए, बिल्कुल हम महाकाल की नगरी पे खड़े हैं और इस बार बहुत आशीर्वाद है सभी पर। हमारे चावला जी भी यहाँ विधायक हैं, रामलाल मालवीय जी भी हैं और सारे विधायकगण यहीं खड़े हुए हैं। और उज्जैन को जिस तरीके से पूरे मानचित्र पे ऊपर ले जाना है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ उद्योग भी लेके आने हैं। नदी, शिप्रा नदी है, उसकी एकदम जो सफाई का जो बोलते रहे आज तक 15 साल तक भाजपा, परंतु शिप्रा की वो सफाई और वो व्यवस्था नहीं कर पाए। परंतु अब हमारी सरकार आई, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि जितनी भी नदियाँ हैं पवित्र स्थान है और उन स्थानों में और भी महत्व दे के काम किया जाएगा। जिस तरह अभी पूरे कुंभ हुए, कुंभ में इतना पैसा आया, कहाँ गया, क्या है, वो जो भी घोटाले हुए हैं उनको भी उजागर किया जाएगा और इसको मानचित्र पे पूरे भारतवर्ष पे ऊपर लेके आया जाएगा। उद्योग की स्थिति अच्छी की जाएगी, रोजगार दिए जाएंगे, किसानों के जो ऋण माफ़ी का करा गया है उस पर भी अमल किया जाएगा और बहुत सारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका भी मानदेय बढ़ाया गया और बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि अब न्याय मिलेगा, तो 72,000 का जो उन्होंने बोला है सालाना न्यूनतम आय, उसको भी लागू की जाएगी। क्योंकि किसानों के लिए एक अलग से पैकेज बनाया जाएगा, क्योंकि किसान इस क्षेत्र में बहुत है। 2 हमारी शहरी क्षेत्र की विधानसभाएं, बाकी हमारी सभी ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाएं। तो पूरा चाक चौबंद है कि इस बार राहुल गांधी जी को उज्जैन की जो सीट है वो भी जीतकर उनके झोली में डाली जाएगी और कमलनाथ जी के भी हाथ मजबूत किए जाएंगे। ये उज्जैन वो नगरी है जो कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। मालवीय जी, आपको क्या लगता है, अब तो प्रदेश में आपकी सरकार है, कितना मनोबल बढ़ा है? और बाबूलाल मालवीय जी के बारे में कहा जाता है बहुत पुराने नेता हैं, किस तरह से सियासी समीकरणों को देखते हैं, मुद्दों के लिहाज से हमने बात करी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उज्जैन जिले से 5 कांग्रेस के विधायक। आने वाले समय में बाबूलाल जी मालवीय बहुत अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, माननीय राहुल गांधी जी देश के नेता होंगे। टारगेट भी दिया गया है, ऐसा कहा गया कि एमएलएस को टारगेट दिया गया है। सीएम साहब ने कहा है कि 5 साल अगर कोई काम कराना हो तो लोकसभा प्रत्याशी जिताना है। सीएम साहब अपना वो सबको ऐसा बोलना है, नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। सबको कुछ न कुछ अपने जवाबदारी देना पड़ेगी और वो जवाबदारी हम लोगों को दी, उसका निर्वहन हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। उज्जैन में जैसे मेरी विधानसभा में बांध का स्टील प्लांट हमारी सरकार ने प्रारंभ किया था, अधूरा है, उसको पूरा करेंगे। उज्जैन में मेरी विधानसभा में नॉलेज सिटी बनाई थी माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, वो अधूरी पड़ी, उसको हम पूरा कराएंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी, जैसे हम हमेशा हमारा नारा है कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, तो हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और गरीब वर्ग के लोग जो हमारे हैं, बीपीएल परिवार के, वो किसी भी वर्ग को उनको 6,000 रुपये प्रति माह कांग्रेस पार्टी ने देने का निश्चय किया है। निश्चित रूप से उनको, उनके सम्मान में भी हम लोग इस काम को करेंगे। जी, आप क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? सियासी समीकरणों के लिहाज से बात हो गई, मुद्दों की बात हो गई, जनता क्यों इस बार कांग्रेस का सांसद उज्जैन से दिल्ली भेजा? निश्चित रूप से आप देखें कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले चुनाव वादे करे थे, उन वादों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने हमने सांसद की स्थिति खराब होने कर उनको टिकट चेंज कर देगा। आज पूरे समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है। निश्चित रूप से बाबूलाल जी जातिगत समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में, 5 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस निश्चित रूप से जीते। चलिए, ये भी बड़ी बात है कि 5 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी पंजा है। हमारे साथ चावला जी हैं, आप भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, कितनी बड़ी चुनौती है और ये माना जाए कि क्या विधायकों के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है ये लोकसभा? बिल्कुल, निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा तो है। हम लोग 5 अपनी अपनी विधानसभा जीत के आए और हम पे जवाबदारी है कि हम लोग भी अभी भी लोकसभा में भी उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। पूरी चुनौती और जवाबदारी भी है। कोई टारगेट भी मिला है मुख्यमंत्री जी के पास? मुख्यमंत्री जी हमारे बॉस है और वो जैसे क्लास में कोई टीचर रहता है, वो कहता होमवर्क करके आना पूरा, उस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपनी विधानसभा जितने तुम लोगों से वोटों जीते उससे ज़्यादा वोटों से जीत के आना, ये उन्होंने कहा। बड़ी बात है, होमवर्क मिल गया है यहाँ पर। एमएलएस को देखना होगा कि कितना ये पूरा कर पाते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम जी क्या मानते हैं, क्या वाकई में आपके कंधों पर जो भार है वो भार पूरी तरह से हो पाएगा और ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पंजा जो है इस बार मजबूत होगा? निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो टिकट दिया है माननीय बाबूलाल मालवीय जी को, वो बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी है। कार्यकर्ताओं की पसंद का टिकट है ये और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। बाबूलाल जी पूर्व में भी तराना से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, जो पिछले 5 सालों में उज्जैन शहर का कोई भी विकास नहीं हुआ है, बाबूलाल मालवीय जैसा व्यक्ति यहाँ पर 1000% चुनाव जीतेगा
और लोकसभा में माननीय कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। युवाओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है, कांग्रेस खुश है। चलिए, अपने अपने वादे, अपने अपने दावे, लेकिन किन के दावों में है कितना दम, ये सब कुछ बताएंगे और चुनावी सफर को इसी तरह से अनवरत जारी रखेंगे। मोती बंगले से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कांग्रेस का तिरंगा क्या कहता है और भाजपा का कमल कहां पर खिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तपती धूप है और पारा चढ़ा है क्योंकि चुनाव का मौसम है और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रभारी की भूमिका में है श्री बैरागी साहब। सीधी बात करते हैं, बैरागी साहब, कितना बड़ा उज्जैन का जो लोकसभा चुनाव है एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि प्रदेश में तो सत्ता में आप हैं, लेकिन केंद्र के लिए संघर्ष अब भी जारी है। आप ये निश्चित समझ रहे हैं, ये चुनाव हम जीत रहे हैं और नॉट ओनली ये चुनाव हम जीत रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। डॉक्टर राहत इंदौरी का है नहीं यार, ओके, एक बहुत अच्छा है। नहीं, एक मिनट यार, ये जो आज तख्ते नशी है कल नहीं होंगे, ये जो आज तख्ते नशी है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान तो अब आप जो है नए किराएदार होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी फिर किराएदार की भूमिका। कांग्रेस ओरिजिनली कांग्रेस इसकी हकदार है, इसलिए हकदार है कि इस देश को संघर्ष करके कांग्रेस ने, उससे भी बड़ी बात जनाब ये है सबसे बड़ी कि इस देश को वो संविधान दिया जिसकी भारत में नहीं, सारी दुनिया की कोई डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे भारतीय संविधान की प्रशंसा होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा का गठन हुआ, उसका पीढ़ियों तक हम सारे लोग एहसान मानते हैं कि इतना बढ़िया हमारे यहाँ संविधान दिया, जिसकी वजह से ये देश सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। आपको राजनीति का बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, आप महारथी हैं सियासत के। उज्जैन के लिए क्या रणनीति है कि जीत का मंत्र कांग्रेस के पाले में आएगा? देखिए, एक बात बताता हूँ आपको कि हम तो पिछली बार हम हार गए खाली इसलिए कि उन्होंने हमको हथेली पे हत्ती बताया और लोग भरोसा कर गए। भाइयों बहनों, माँ गंगा ने बुलाया, गंगा का लाल बन के वो आया था और अब राफेल का दलाल बनकर विदा हो जाएगा। 72,000 गरीबी पर वार चल पाएगा आपको लगता है? निश्चित रूप से चल पाएगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि हमने किन्हीं अरबपतियों को या खरबपतियों को मदद करने की बात नहीं की है, हमने उस जरूरतमंद आदमी की मदद करने की बात की है कि जिसको वाकई इसकी बहुत जरूरत है। और हम पे लोग भरोसा इसलिए करेंगे कि उनको पता है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ली और उसके तत्काल बाद वो वल्लभ भवन गए। पहला साइन जो उस आदमी ने किया इस मध्य प्रदेश सरकार में, वो गरीबों के कर्ज। चलिए, ये बड़ा कार्ड था। अब आपको लगता है कि गरीबी पर वार भी अब की बार लोकसभा? निश्चित रूप से। थैंक यू। मनोहर बैरागी जी, जो कि राजनीति के रणनीतिकार भी माने जाते हैं, लेकिन देखना होगा कि चुनाव के इस मौसम में कितना जो ये ऊँट है किस करवट बैठता है और उज्जैन जो कि धार्मिक नगरी कहा जाता है, वहाँ पर राजनीति का रंग किस दिशा में परवान चढ़ता है। ये सफर इसी तरह से जारी रहेगा। हम आगे आपको और भी तमाम राजनीति के रंग दिखाएंगे और ये बताएंगे कि कहाँ पर है पंजा मजबूत और कहाँ पर खिलने वाला है कमल का फूल। तो चलिए, चुनावी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हम इस वक्त आ पहुंचे हैं बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन संसदीय सीट के चेहरे श्री अनिल फिरोजिया जी के पास। सीधी बात करते हैं, वो फिलहाल रणनीति बना रहे हैं, कल चुनावी पर्चा दाखिल करने जाने वाले हैं, कितने तैयार हैं और किस तरह का ऊर्जा उनमें समाहित है, सीधी बात करते हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो क्या जीत का मंत्र होगा और रणनीति क्या आपकी बन गई है? जीत का मंत्र तो हमारा जो है मोदी जी हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है
ये माननीय नरेंद्र सिंह जी मोदी जी के नाम से ही पूरे देश में लड़ा जा रहा है। और कल भी ये बात आई थी कि मोदी लहर चल रही है, तो मेरा ये मानना है कि मोदी लहर नहीं है, मोदी तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। बड़ा मुद्दा क्या है? उज्जैन को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म आस्था को बहुत जीवन में महत्व देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी बार बार जो है भगवा रंग के साथ सामने आती है। कितना फ़ायदा इसका मिलता है उज्जैन संसदीय सीट में? उज्जैन धार्मिक नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, और यहाँ जो मुद्दा है विकास का है, और विकास भारतीय जनता पार्टी ने करा ही है। विगत 13 सालों से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यहाँ पे बहुत विकास करे, वो दिख रहा भी है, और सिंहस्थ में विशेष यहाँ पे और विकास हुए हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि यहाँ पे रोज़गार, तो वो भी हमें बता दूं कि 13 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु उद्योगों को यहाँ बढ़ावा दिया है। अब अभी नया क्षेत्र विक्रमादित्य इंडस्ट्रीज एरिया, उसकी भी अधोसंरचना कंप्लीट हो गई है, और वहाँ पे भी अब नए उद्योग लग रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ बड़ा उद्योग आए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप विधायक भी रहे, तराना विधानसभा क्षेत्र को आपने प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन इस बार आप चुनाव हार गए। क्या कारण था? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कहीं ना कहीं लहर थी, जैसा आप लहर की बात कर रहे हैं, या और कोई कारण थे? कि अभी में जैसे विधानसभा चुनाव एक करीब लगभग 2100 वोट से रह गया, पर मैंने 5 साल में तराना में जो काम 70 साल में नहीं हुए, वो काम मैंने 5 साल में तराना में करने का काम किया है। चाहे सड़कों का जाल बिछाने का हो, चाहे श्रृंखलाबद्ध डैम बनाने का हो, या वहाँ पुल पुलिया बनाने का हो, या कॉलेज खोलने का हो, या तहसील बनाने का हो, या ITI खोलने का हो, जो काम हम कर सकते थे हमने पूरे करे। लेकिन क्या होता है कि सभी अभी मीडिया वाले यही बोल रहे थे कि आप रह गए, आप रह गए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो काम करे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे थे। चुनावी समीकरण में जो झूठ जोर से बोला गया वो भी कभी कभी लोगों को सत्य लगने लगता है, और वो झूठ कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने बोला है। उन्होंने बोला था 2 लाख रुपए कर्जा माफ़, बिजली का बिल हाफ, छात्रों को 4000 रुपये रोज़गार पेंशन, और महिला जो सहायता समूह है उनको कर्जे माफ़। लोग उस झूठ के चक्कर में आ गए, और ना तो उनको 2 लाख रुपए कर्जे माफ़ हुए, ना युवाओं को 4000 रुपये आए, ना सहायता समूह के पैसे माफ़ हुए। अब लोग अपने आप को जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, लूटा हुआ महसूस कर रही है, और वो अपने आप को वो भी कि भाई इससे गलती हुई है, और वो अब गलती सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार। क्या लगता है उज्जैन की जनता एक बार फिर क्यों बीजेपी का सांसद यहाँ से चुनकर दिल्ली भेजे? अनिल फिरोजिया जी में ऐसी क्या खास बातें हैं और क्या खास आपके वादे हैं जो कि जनता से आपने कर दिए हैं, और आपको पूरा आत्मविश्वास है कि जीत का एक बार फिर कमल खिलने वाला? मैंने बोला ना 5 साल जो मैंने मेहनत करी तराना में, वो जनता पूरी ज़िले की जनता को मालूम है। लेकिन 8 विधानसभाएं हैं उज्जैन संसदीय सीट। मैं बोल तो रहा हूँ कि 8 विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ अगर सबसे ज़्यादा काम हुए थे तो तराना में हुए थे। तराना को मैंने मॉडल के रूप में लिया है। आप चाहे तो पूरे ज़िले में सर्वे करा रहे 8 विधानसभा में, सबको ये था कि अनिल फिरोजिया तराना विधानसभा से तो जीतेगा, ये प्लस मान के चल रहे थे। लेकिन मैंने बोला ना कि जो जोर से बोला गया झूठ सच लगने लगा, वो स्थिति में आज लोग उलझे, और आज उनको लग रहा है कि गलत हो गया। आप क्या सच कहने वाले हैं? आप क्या सच हम तो वो जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो हमने तराना में वादे निभाए बोले थे हमने सब निभाए। उज्जैन की जनता से क्या वादा करेंगे? वो कौन सा बड़ा वादा होगा जो कि लगता है कि उज्जैन की जनता वोट करने के पहले उस वादे को ज़रूर याद करें? हमारी एक तो उज्जैन से भवानी मंडी की रेलवे लाइन जो है, जो दिल्ली टच होती है, वो सन 75 तक थी। 75 के बाद वो उखड़ गई, उसको पुनः चालू करना। दूसरा, यहाँ पे शासकीय मेडिकल कॉलेज, उसकी एक डिमांड है। एक एग्रीकल्चर कॉलेज की डिमांड है, और कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो। बांध का स्टील प्लांट तो वैसे प्रारंभ होने वाला है, लेकिन और भी कुछ बड़े प्लांट आ जाए,
उसके लिए हमने प्रयास, पहले हमारी पार्टी संगठन ने भी प्रयास करे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास करे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई, नहीं तो 2-3 प्लांट लाने की हमारी प्लानिंग हो गई थी। सरकार जाने का कोई असर आएगा क्या लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अब कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ की सरकार। मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं आ रहा। मैंने बताया ना कि मोदी नाम की जो आंधी चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के साथ जनता की पूरी सिंपैथी है कि उन्होंने एक इतना अच्छा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री खो दिया, तो वो उनको टीस है, जनता को टीस है और वो हमारे जननायक हैं, तो लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। बाबूलाल मालवीय जी के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं, कम भाषण देने में विश्वास रखते हैं। क्या कोई चुनौती है क्या कांग्रेस के उम्मीदवार आपके लिए? देखो साहब, सीधे सरल सहज राजनेता तो रहते ही हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि वो भी जिस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, वहाँ से मैं भी विधायक रहा हूँ और वो 2 चुनाव हारे हैं, करीब 14,000 से करीब 8,000 से, और मैं मात्र 21,000 से रहा हूँ। दूसरा कि वो PWD मंत्री रहे हैं और मंत्री रहते हुए भी उनने 1 इंच भी सड़क नहीं बना पाए, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं उनके गांव की सड़क बना के आया हूँ, क्योंकि वो तराना के लोकल रहने वाले, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, पर मैं उनके गांव की सड़क बिल्कुल चकपक करके आया हूँ। तो ये जो सड़क आपने बनाई है, कहीं उसी सड़क से तो नहीं वो निकल जाएंगे जनसंपर्क करने, उसी सड़क पर उनको सहूलियत मिलेगी, जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने? नहीं, देखो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांगने वो भी जाएंगे जनता के दरबार में, और वोट मांगने हम भी आशीर्वाद लेने जाएंगे जनता के दरबार में, और ये तो जनता तय करेगी कि वो किसके साथ है, किसको आशीर्वाद दे। जो अभी पिछले जो सांसद थे वो भी बीजेपी से, चिंतामणि मालवीय, उनका कितना साथ आपको मिल पा रहा है? क्या वो पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं रणनीति में, चुनावी जनसंपर्क? बिल्कुल, चिंतामणि मालवीय जी मेरे कॉलेज के ज़माने के मित्र हैं और हम लोगों ने साथ साथ संघर्ष करा, संगठन में भी हम साथ साथ रहे, संघर्ष जो होता था कांग्रेस से हमने साथ साथ करा, और हम दावेदारी भी साथ साथ ही करते आए हैं शुरू से। और आपको ये बता दूं कि अभी भी हम दिल्ली भी गए थे तो हम साथ साथ ही गए थे, तो वो मेरे साथ ही हैं और बराबर कंधे से कंधा मिला के संगठन का काम कर रहे हैं। वो एक संघनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वो संगठन के साथ। अनिल फिरोजिया जी को भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा कहा जाता है, उनकी पहली पसंद कहा जाता है। ऐसी क्या खास बातें हैं आपके व्यक्तित्व में कि शिवराज जी को आप भाग गए? माननीय शिवराज जी बहुत सहज, सरल और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो सबके लाडले हैं। उनका लाडला मैं हूँ, ये बहुत भाग्य की बात है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी किसी भी कार्यकर्ता में भेदभाव नहीं रखते, वो सबको समान रूप से सबको प्यार करते, स्नेह करते और उनका आशीर्वाद सबके ऊपर समान ही रहता है। ये तो कैमरा बोलता है, पत्रकार बोलते हैं कि मैं उनका खास हूँ या लाडला हूँ, या आप लोगों के द्वारा बनाया गया, लेकिन शिवराज जी के नेचर में मैंने आज तक नहीं देखा। आप उनकी आंखों के तारे हैं या नहीं है? क्यों नहीं है, वो मध्य प्रदेश की आंखों के तारे हैं, जननायक हैं। मैं उनका आंखों का तारा नहीं, वो हमारे दिल के सम्राट हैं। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर आंखों से बात निकलकर दिल तक आ गई है। लेकिन उज्जैन की जनता क्यों अनिल फिरोजिया जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें चुने, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी सवाल पूछ लेते हैं। इंदौर उज्जैन की जनता आपको क्यों सांसद बनाए, ऐसी क्या खास बातें हैं, और वो आपको उज्जैन का सांसद बनाने के बाद उज्जैन नगरी को क्या नया मिल पाए? उज्जैन की जनता मुझे सांसद क्यों बनाए? उज्जैन मेरी कर्म भूमि रही है, मेरी जन्मभूमि रही है। पहला, मेरे पिता स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया आगर से 2 बार विधायक रहे हैं, गोहद जिला भिंड से विधायक रहे हैं 2 बार, और मेरी बहन रेखा रत्नाकर भी आगर से विधायक रही है। और मेरे पिताजी बहुत सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने हमेशा जीवन भर लोगों की मदद करी। वो गरीबों के बीच में रह के उन्होंने बहुत काम करे हैं, और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं। कल भी मैं जैसे कल गया था ग्रामीण क्षेत्र में, तो बुज़ुर्ग लोगों ने आके मतलब मुझे बहुत लाड़ करा, स्नेह करा कि तुम भूरेलाल जी के बेटे हो। तो बहुत सरल स्वभाव के और कर्मठ थे, काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा उनको जुनून था,
और उन्होंने काफ़ी विकास करे हैं, चाहे वो आगर को तहसील बनाना हो या बड़ौद को तहसील बनाना हो, टिल्लर डैम, वहाँ पे गोहद जिला भिंड में मालनपुर का इंडस्ट्री एरिया का उनने वहाँ पे स्थापना करवाई, 40 साल पहले कॉलेज खुलवाया। उनका जो सपना था कि आगर को ज़िला बनाना है, तो मेरी बहन रेखा रत्नाकर को जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया तो मुद्दा हमारा यही था कि आगर को ज़िला बनाना है तो भाजपा को जिताना है, और जनता ने उनको जिताया और वो वादा भी हमने निभाया, पार्टी ने निभाया। तो पार्टी का आशीर्वाद और इसने हमेशा फिरोजा परिवार को मिला है, और परिवार की कर्मठता संगठन के साथ तो है ही, लेकिन जो जनता को वचन दिया या जो काम करने का वादा करा वो हम सदा निभाते आए हैं। और परिवार बहुत हमारा जो है निष्ठावान और ईमानदार है। हम भाई बहन हमारे पिताजी के नक्शे कदमों पे हैं, तो जनता इसलिए हमको पसंद करती है। पार्टी तो है ही हमारी माँ है, लेकिन जनता इसलिए व्यक्तित्व जो पर्सनल पसंद कर रही है वो इसलिए कर रही है। बड़ी बात है, ये अनिल फिरोजा जी की काया का कमाल है, और राजनीति विरासत में उन्हें मिली ज़रूर है, लेकिन जनता की सेवा करने की जो कोमल भावना है उनकी बातों से छलकती है। बहरहाल उज्जैन की धार्मिक जनता अब किसका बटन दबाने वाली है, इसके लिए इंतजार करना होगा 23 मई की तारीख का, क्योंकि 19 मई की तारीख को जो फसल जनता बोएगी वो आने वाले 5 सालों तक उज्जैन की जनता को काटने होंगे। चुनावी सफर इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। अनिल फिरोजिया जी फिलहाल अपने जनसंपर्क में थोड़ा सा अल्प विराम दिए हैं, लेकिन चुनावी पर्चा भरने के बाद लगातार वो जोश खरोश के साथ इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, और हम भी बढ़ते रहेंगे चुनावी सफर की तमाम सतरंगी छटाएं आप तक पहुंचाने के लिए। चुनावी रथ पर, चुनावी पथ पर ये चुनावी सफर जारी है, और उज्जैन में तपती धूप में हम एक पान की दुकान पर आ पहुंचे हैं। आप इस पान की दुकान को देखकर थोड़ा हैरत में पड़ गए होंगे। दरअसल ये एक टेबल पर लगने वाली पान की दुकान है, लेकिन बहुत मशहूर है। ठीक सामने श्री गंगा मिष्ठान भंडार है, और 45 साल पुरानी ये पान की दुकान है। और यहाँ पर बात करेंगे, चौपाल सजी है। क्या सोचता है उज्जैन का मतदाता और उज्जैन के जनता के मन में क्या है, सीधे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से उज्जैन की नब्ज को देखते हैं, और इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं? एक नहीं, दो नहीं, जख्मों से जिस्म है पूरा छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठूं। ये शेर इसलिए बोला मैंने कि इसमें, इस शेर में शायर ने बताया है कि आज आम आदमी इतना परेशान है, किसान परेशान हो रहा है। जिस हिसाब से मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि मैं भाई जैसी सत्ता में आया तो आप लोगों का कर्ज माफ़ कर दूंगा, आज आप देखेंगे कि किसान बहुत परेशान है। व्यापारी, हम जैसे लोग जो व्यापारी लोग हैं, मेरा भी व्यापार है, आज जीएसटी लगा कि इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि आज छोटा व्यापारी जो जगह जगह परेशान होता फिर रहा है। जहाँ स्टूडेंटों के भविष्य की बात है तो भविष्य भी इन लोगों ने अंधकारमय कर दिया है, और सिवाय ये सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान हिंदू वाली बात के अलावा कुछ भी बात नहीं करते। जब भी मोदी जी की या मोदी जी के शागिर्दों से अगर अपन बात पूछेंगे तो वो विकास की बात नहीं करते, वो सिवाय सिर्फ पाकिस्तान को बोलते हैं। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे भारत के सामने? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी, तुम्हारी ये नौटंकी चलने वाली नहीं है, और इस बार तुम्हें जनता तुम्हारे को सड़क पे ला देगी। जैसा हमने तुम्हें अर्श पे पहुंचाया था, अब वही जनता तुम्हें फर्श पे पहुंचा देगी। बड़ी बात है, अर्श से फर्श तक का नारा बुलंद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हैं, और क्या वाकई में राहुल गांधी में वो दम है जो नरेंद्र मोदी को पानी पिला दे? देखिए, मेरा सीधा सा स्पष्ट कहना है, मैं कुछ कर्मचारी संगठनों से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और कर्मचारियों की हित की बात मेरा कर्तव्य बोलना कि मोदी जी जब से बैठे हैं इन्होंने कर्मचारियों का सिर्फ दोहन किया है। बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियां घटी है, खाली जो पद पड़े हुए हैं वो कभी इन्होंने भरे नहीं। मेरे ये जो भी नई सरकार बने, चाहे मोदी आए चाहे राहुल जी आए, कर्मचारियों की पहले पूछ परख होना चाहिए। कर्मचारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। कर्मचारी का पेट अगर सही तरीके से, महंगाई का भत्ता नहीं मिलेगा, सही तरीके से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, तब तक महंगाई आसमान पे जा रही है और तनख्वाहें नीचे आती जा रही है। 7वां पे कमीशन इन्होंने दिया, उसमें भी हमको ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया।
उसमें भी हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा उन्होंने। बड़ी बात है, यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा कहना है उज्जैन की जनता का। ये पान वाले भैया बहुत देर से उत्सुक हैं, कुछ कहना चाहते हैं। भैया 45 साल पुरानी दुकान है, क्या इसी तरह से व्यापार कर रहे हैं? पान घुमटियाँ लगी थी साहब, मेरी घुमटियाँ थी और बीजेपी राज में हटी है घुमटियाँ। क्यों हटाई गई? अतिक्रमण था? अतिक्रमण के चक्कर में हटाई है। ये तो ठीक बात नहीं है ना, गैर कानूनी है अतिक्रमण। बहुत सारी दुकानें लगी है, पर परेशान कर दिया आपने। सुबोध जी है ना यहाँ पे नगर निगम का, उसने परेशान करा हमें सबसे पहले। अच्छा, वोट किसको देने वाले? कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि कांग्रेस सरकार अच्छे तरीके से चलाएगी, इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चला पाएगी और नहीं चलेगी उनसे बीजेपी सरकार। चलिए, यहाँ पर एक चौहान ने भी कुछ भी नहीं करा उज्जैन में, बहुत परेशान कर दिया शिवराज चौहान ने भी। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर एक लेखक महोदय हैं, उनके मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत बड़ा शब्दकोश है। सीधी उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। बैरागी जी, क्या लगता है आपके मन में, क्या पीड़ा है, क्या पंक्तियाँ आपको लगती हैं कि आज के इस मौजूद दौर में जो कि साझा करना ज़रूरी? मेरा मानना ये है कि जो देश की व्यवस्थाएं हैं, जो देश में मूल मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, इन विषयों पर किसान, इन विषयों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मूल रूप से आप देख रहे हैं जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ किसी समय एक दुकान हुआ करती थी, एक गुमटी थी, जो आप सड़क पे आ गए हैं और टेबल पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए हमको, ऐसे नेता चाहिए जो मूल रूप से बेरोजगारी को दूर कर सके, भ्रष्टाचार को मिटा सके और महिला उत्पीड़न और इस प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखें। हम ऐसी सरकार को चुनना चाहेंगे। अपनी बातें और अपने अपने मन, लेकिन क्या है जनता के मन में? उज्जैन की जनता किन वादों और किन इरादों के साथ इस बार वोट करने वाली है, बहुत अहम पहलू है। लेकिन उज्जैन का ये चुनावी सफ़र बहुत कुछ कहता है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, लेकिन इस सियासी कहानी में तड़का भी है, मुद्दों की मौजूदगी भी है। देखना, इंतज़ार करना होगा 23 मई की तारीख का, जब घड़ी का कांटा आगे बढ़ेगा तो वोटों की गिनती का क्रम भी बढ़ेगा और देश की नई सरकार कौन सी होगी, इस वर्ग पहेली का हल भी निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चुनावी सफ़र को जारी रखते हैं। आप उज्जैन आए और जय श्री महाकाल नहीं बोले, ऐसा हो नहीं सकता। हम यहाँ इस वक्त नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़े हैं। मेरे ठीक पीछे जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है श्री पार्वती और यहाँ पर एक चौपाल सजी है, लोग यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन ये वो मतदाता हैं जो कि उज्जैन का भविष्य तय करने वाले हैं। उज्जैन का नया सांसद कौन होगा वो तय करने वाले हैं। देश में किसकी बनेगी सरकार, इस सवाल का हल देने वाले हैं। सीधी बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, आपके मन में क्या है, क्या सोचा है इस बार वोटिंग के लिए? क्या मन में कोई प्रण है, कोई मुद्दे हैं, किसके आधार पर वोटिंग करेंगे? प्रण भी है और मुद्दे भी बहुत सारे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस बहुत अच्छी की है। एमपी में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें थोड़ी सी डाइवर्सन हुई है, बट जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें मोदी जी एक बिग जो लीड के साथ में जीतेंगे। अब मोदी जी को क्यों वोट करेंगे? डेवलपमेंट किया उन्होंने, बेरोजगारी के लिए काम किया है, बट अगर मैं उज्जैन की बात करूँ तो यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जगह पर रोजगार उन्होंने दिए हैं, बट यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की कमी के कारण मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी ज़्यादा हो सकती है। अब अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है। बट मैं मोदी जी को लाइक इसलिए करूँगा क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्वच्छता के ऊपर जो ध्यान दिया जाता है वो अपने देश में अभी पिछले 5 सालों से चल रहा है और हम लोग सब देख रहे हैं। बड़ी बात है, बेरोजगारी की समस्या भी है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी का चयन वो करेंगे। आप क्या मानते हैं, क्या सोचा है मन में वोट देने के लिए? क्या कोई खास प्लान है? वोट देने के लिए प्लान तो है। एक्चुअल में जो ओवरऑल देखा जाए, जैसे कि एक विधानसभा अलग है और एक लोकसभा अलग है, तो लोकसभा का विषय भी है, अभी ये है कि अभी देश का विषय है, क्योंकि विधानसभा है तो एक लोकल रहता है, लेकिन एक लोकसभा है तो पूरा देश का विषय है। देश के मसले के ऊपर तो हम मोदी जी को वोट देंगे ही सही, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जिनके लिए एकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या है कि पूरी एक व्यवस्थित सरकार बनती हुई दिख नहीं रही है और एक तरफा सरकार रहेगी अगर किसी की भी, तो वो बेस्ट अपना काम कर पाएगी देश को लेके। उज्जैन का वोट जो है वो मोदी जी को देखकर पड़ेगा। हाँ, वो मोदी जी को देख के पड़ेगा, क्योंकि देखो यूँ देखा जाए तो हमने लोकसभा में, विधानसभा में यही समस्या आई थी कि उज्जैन शहर है, यहाँ पे सबसे बहुत अच्छा शहर है और धार्मिक नगरी है, लेकिन यहाँ एक रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन ये एक अलग विषय है, उसको भी देखना पड़ेगा।
बड़ी बात है, मन में बहुत सारी समस्याएं भी हैं लेकिन उसके बावजूद एक संकल्प है। आप क्या कहेंगे, क्या सोचा है आपने मतदान के लिए? बाहरी चीज़ों से, जो बाहरी देशों से हमको रक्षा यदि प्रदान है किसी को, तो वो मोदी जी से है। कांग्रेस के पास क्या है, प्रतिनिधित्व की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस बीजेपी से एक ही चीज़ है कि जो जातिवाद अलग अलग है वो श्रवणों के लिए बहुत कम काम किया है इन्होंने। और ये बीजेपी जो यहाँ से गई है ये श्रवणों के कारण ही गई है। मतलब एक जातिवाद जो था, वो मेरा निवेदन ये है कि जातिवाद मध्यम वर्गों को भी ध्यान दें, सभी चीज़ों को उसको देखकर ही वोट देंगे। मैं खुद बीजेपी को करता हूँ, पर वोट में अभी भी इस बार भी मोदी जी को ही क्यों दूंगा, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री यदि देखना है तो मोदी जी को देखना है। क्योंकि बाहरी चीज़ों से यदि हमको मजबूती और सुरक्षा चाहिए तो मोदी जी के अलावा कोई दे नहीं सकते। वर्तमान में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व दमदार नहीं है। जो बाहरी शक्तियों से, चीन है, पाकिस्तान है, और भी देश है जिससे हमको सुरक्षा प्रदान कर सके। बस रोजगार और जो ये श्रवण है इसको भी थोड़ा मध्यम वर्गों को भी थोड़ा करना चाहिए। हम सबको करें, हम ये नहीं, पर मध्यम वर्गों को भी ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। बहुत बड़ी बात है। 2 जून की रोटी के लिए एक आम आदमी संघर्ष करता है, इसीलिए वो चाहता है कि देश में एक ऐसी सरकार आए जो न केवल रोजगार के अवसर पैदा करे बल्कि सही मायनों में हमारी अगली पीढ़ी के लिए उनका भविष्य संवारने का कदम भी उठाए। आप क्या मानते हैं, आपके ये जो कुर्ते का रंग है ये बहुत कुछ कह रहा है, आपके मन में क्या है? नहीं, मेरे कुर्ते का रंग, ये तो रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो राहुल जी को वोट दूंगा। जो उनने मध्य प्रदेश में जो बोला था, मेरा खुद का 1,92,383 रुपये का कर्जा माफ़ हुआ। मेरा खुद और बहुत, अभी मेरे परिवार में बहुत से आचार संहिता की वजह से नहीं कर्जा माफ़ हो पाया। उनने जो गरीबों के लिए बोला कि 72,000 रुपये सालाना हम हर गरीब परिवार को खाते में दे, महिलाओं के खाते में डालेंगे। जो उनने मध्य प्रदेश में बोला था वो वादा उनने पूरा करा। मोदी जी ने 15 लाख रुपये हर खाते में डालूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उनके वादे खोखले निकले। लेकिन बीजेपी तो कह रही है किसानों की कर्जमाफी हुई कहाँ है? नहीं, खुद शिवराज सिंह जी चौहान खुद का हुआ, उनका खुद का हुआ, उनका खुद का 73,000 कुछ ऊपर का कर्जा उन खुद का माफ हुआ। चलिए, बड़ी बात है, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, ये सरकारों की पोल भी खोलना जानती है और किन मुद्दों पर बात करना है ज़रूरी ये भी हमें बताना जानती है। आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है? बहुत देर से खामोश। देखो, हम ये सोचते हैं कि मोदी जी ने कई तरह के वादे करे थे, उसमें कई जगह विफल भी हुए हैं। जैसे कि कश्मीर में कहा था कि 370 हटाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो एक वादा ये भी कहा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, वहाँ भी वो फेल हुए। एक वादा ये भी कहा था कि आप राम मंदिर बनाएंगे, वहाँ भी फेल हुए। और मेरे दिमाग में से कई तरह के वादे आ रहे हैं जहाँ हर जगह वो फेल निकले हैं। और हमने सिर्फ एक जगह हमको सही पाया गया है, स्वच्छता में अव्वल नंबर रहे हैं। उज्जैन का अगला सांसद कौन सी पार्टी का होगा? कांग्रेस पार्टी का रहेगा। आप क्यों देंगे कांग्रेस को? हम कांग्रेस को लाइक करते हैं और हम लाइक करते हैं कोई मुद्दों पे बात, वोट भी कांग्रेस को ही देंगे। और हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगला देश का होना चाहिए। ये भी बड़ी बात है। अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं। ये उज्जैन की जनता का मन है जो बहुत कुछ संकेत देता है। लेकिन एक बार फिर कहा गया है कि सिक्का हवा में है, हेड आएगा या टेल, इसका फैसला 23 मई की तारीख को होगा। और 19 मई की तारीख को उज्जैन की जनता जो फसल बोएगी वो 23 मई की तारीख के साथ अगले आने वाले 5 सालों तक काटेगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस चुनावी सफर में हमने कोशिश की कि जय श्री महाकाल के नारे के साथ उज्जैन की जनता का मन क्या है वो आपको बताएं और ये बताएं कि ये चुनावी सफर और कौन से नित नए रंग यहाँ पर लेकर आने वाला है। ये सफर इसी तरह से अनवरत जारी रहेगा एक और नए शहर की तरफ।